वीडियो को छोड़ने या आगे स्किप करने से पहले हमारी बातों को ध्यान से सुनें। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ RK प्रजापति और आप देख रहे हैं DP एजुकेशन अपडेट। जैसा कि आपको बताया गया था कि राज्य स्पेशल सीरीज लेके आने वाले हैं, जिसमें कि आज का टॉपिक है हमारा लद्दाख, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। आखिर ये सीरीज लाने का क्या पर्पस रहा है, इससे आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, आप पहले ध्यान से सुन लें। इस टॉपिक में हम आपको क्या स्पेशल देने वाले हैं। देखिए, परीक्षा तो हर कोई देते हैं, लेकिन करीब 1000-2000 विद्यार्थियों में किसी एक इंसान का सिलेक्शन होता है। उसमें से आपको बनना है, हज़ारों की संख्या में आपको नहीं रहना है, आपको उसमें से एक इंसान बनना है जिसका सिलेक्शन हो। ठीक है, आप हमारी बात को गौर कीजिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब हम जो भी टॉपिक लेके चलेंगे राज्य स्पेशल में, उसको क्या करेंगे, सभी विषयों से कड़ी जोड़ते हुए आपको पढ़ाने का कोशिश करेंगे, वो भी मैप के माध्यम से। जैसे कि हमने हमारे टाइटल से भी आप समझ पा रहे होंगे, पढ़ो ऐसे कि दिमाग में छप जाए। रट्टा कुछ भी नहीं मारना है, सीधा ऐसे समझें, कड़ी से कड़ी रिलेट करके पढ़ें हर सब्जेक्ट को। जैसे कि ज्योग्राफी को हिस्ट्री से रिलेट करके देखें, ज्योग्राफी को आप साइंस से रिलेट करके देखें। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें, मान के चलिए आप स्पेशल पढ़ते होंगे, किसी नदी का टॉपिक पढ़ते होंगे, उसमें देखते होंगे कौन कौन सा नदी कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, आप पढ़ते होंगे नहर कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सा नहर किस क्षेत्र में है, कौन से नदियाँ पे कौन से डैम बनाए गए हैं, वो कहाँ कहाँ है, आपको याद नहीं रहता होगा। ये हम 100% गारंटी देते हैं। आप एक बार पढ़ते होंगे, भूल जाते होंगे, दोबारा आपको पढ़ना पड़ता होगा। लेकिन आप हमारी बातों को, इस बात पे गौर कीजिए, जो हम आपके लिए लेके आए हैं ये सेशन, इसमें हम आपको क्या बताएंगे कि इस क्षेत्र में कौन सी नदियां बहती हैं, उनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, अगर वो नदी पे डैम बनाया गया है तो कौन सी डैम बनाए गए हैं, और डैम बना के अगर कोई नहर निकाला गया है तो वो भी आपको हम बताएंगे। एक साथ जब हम नदी बताएंगे तो कौन सा डैम उस पर बना है, उससे निकलने वाली नहरें कौन सी है, कौन कौन से क्षेत्र उससे लाभान्वित होते हैं, एक एक चीज, चाहे परीक्षा में कुछ भी पूछ ले, नहर पूछ ले, नदी पूछ ले, डैम पूछ ले, या उस पर झरना है वो पूछ ले, सारा आपका यहां से क्लियर हो जाने वाला है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? सबसे आपको अलग करना, हम UPSC पैटर्न पे आपको पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद मान के चलिए आपसे पूछ ले कि किस क्षेत्र में कौन से फसल के लिए मतलब फेमस है, या कौन सा क्षेत्र किस में कौन सा फसल उपजाए जाते हैं या क्यों उपजाए जाते हैं। जब हम आपको ज्योग्राफी में, इसी टॉपिक में हम जब पढ़ाएंगे ज्योग्राफी सेशन में, कि इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, गुजरात महाराष्ट्र क्षेत्र में काली मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक है, और आपको रिलेट करके बताएंगे कि काली मिट्टियाँ जूट उत्पादन के लिए लाभदायक होता है। तो जैसे हम बताएंगे महाराष्ट्र में कि इस क्षेत्र में काली मिट्टियाँ पाई जाती है, तो तुरंत आपका माइंड पहुंच जाएगा, काली मिट्टियाँ पाई जाती है, ओहो, इसका मतलब यहाँ जूट उत्पादन होता होगा। बात समझ पा रहे हैं आप? अलग से आपको याद करने का जरूरत नहीं है, और ना ही रट्टा मारने की जरूरत है कि महाराष्ट्र में जूट उत्पादन अधिक होता है कि गुजरात में होता है। अब कंफ्यूजन नहीं करेंगे आप। मान के चलिए जितने भी नदी किनारे जो गंगा का तटवर्तीय क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, आपको पता होगा जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से फसल उपजाए जाते हैं। धान उपजाए जाते हैं, गन्ना उपजाए जाते हैं, जैसे कि गेहूँ उपजाए जाते हैं, आलू ज़्यादातर मात्रा में उपजाए जाते हैं। जैसे हम बताएंगे कि इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, तुरंत माइंड क्लियर आपका हो जाएगा कि इस क्षेत्र में कौन कौन से फसलें उपजाई जाती होगी। एक एक चीज़, इस राज्य में कौन कौन से नृत्य होते हैं या कौन कौन से पर्व होते हैं, कौन से पर्व में कौन सा डांस किया जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे। कुछ अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हर सब्जेक्ट को रिलेट करके पढ़ाएंगे, चाहे हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, पॉलिटी से हो। जैसे कि किसी स्पेशल क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, वहाँ को मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, कितने विधानसभा की सीट है, विधान पार्षद है या नहीं है तो कितने हैं, ये सब चीज़ एक एक टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। चलिए, ये तो हम एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। इसके साथ ही एक चलिए छोटी सी बात कर रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे लेटेस्ट चर्चा, इस राज्य के बारे में विशेष जो चर्चा में रहा है, कौन सा तथ्य रहा है, वही एग्जाम में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। उसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो, चाहे साइंस से हो या फिर आप ज्योग्राफी से या हिस्ट्री से रिलेट करके आपको जब हम पढ़ाने का कोशिश करेंगे तो आपको सब चीज़ याद रहेगा। परीक्षा में कुछ भी पूछ लेना, आपसे तुरंत निकल जाएगा, दोबारा रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको कभी। उसके बाद क्या, लेटेस्ट जो रिपोर्ट आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए, सबसे पहले देखते हैं लद्दाख को।
ये आप मैप के माध्यम से जम्मू कश्मीर को देख रहे होंगे। आखिर जम्मू कश्मीर जब हम जान रहे थे तो लद्दाख क्यों, आखिर स्पेशल हम लद्दाख को क्यों पढ़ा रहे हैं आज, चलिए हम बताते हैं। अगस्त 2019 में, कब, अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित कर दिया, जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कब बना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश? तो 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, जब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया उसके बाद हम क्या स्पेशल इसमें देखेंगे। लद्दाख जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारा लद्दाख हो गया। तो एक चीज़ आपको यहाँ से याद रह गया कि भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है लद्दाख। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो लद्दाख सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दो चीज़ आपको यहाँ से याद हो गया। उसके बाद बात करेंगे इसकी राजधानी क्या है। जब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो इसकी एक कोई खास राजधानी होगी, तो इसकी राजधानी है लेह। तो लद्दाख की राजधानी लेह लद्दाख, लेह लद्दाख, लेह लद्दाख, ऐसे आप याद रखे होंगे, ये आपको पता होगा। तो लद्दाख की राजधानी लेह। ठीक है, अब लद्दाख की राजधानी तो लेह हो गया, अब इसको जिलों में भी बांटा गया होगा। तो लद्दाख में कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। कौन कौन? लेह और कारगिल। बोला जाता है लद्दाख, लेकिन जिला है लेह और कारगिल। ठीक है, चलिए कुछ स्पेशल इसके बारे में आगे देखते हैं। अब हम इसके बारे में हम क्या देखेंगे, इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है। अब सिंपल देखेंगे, यहाँ पे दक्षिण से उत्तर, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ हम क्या देखते हैं, इसको बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार। क्या बोलते हैं? अक्षांशीय विस्तार, जो कि लगभग 32 डिग्री से लेके यहाँ पे 36 डिग्री तक विस्तार है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, पूरब से। ठीक है, पूरब से यहाँ पे देखेंगे पश्चिम तक, ये है, सॉरी, इधर है पूरब और इधर है पश्चिम। पूरब से पश्चिम देखेंगे तो इसका विस्तार है लगभग यहाँ पे 75 डिग्री और यहाँ पे 80 डिग्री के बीच इसका विस्तार है लद्दाख का। ये आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे इसमें देखने का प्रयास करते हैं। चलिए हम इस पिक्चर के माध्यम से आपको क्लियर कर दें कि लद्दाख का मैप कैसा है। ये आप देख रहे होंगे, ये लद्दाख का नक्शा है या मैप है। भारत में इस जगह पे लद्दाख अवस्थित है, जो कि इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। देख रहे होंगे आप, ये है लद्दाख। आखिर ये लद्दाख में 2 राज्य, हम 2 जिले बताए थे, कौन कौन? ये है कारगिल और ये है लेह। आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये है लेह और ये है कारगिल। 2 ही जिला है, एक ये वाला जिला है और एक ये वाला जिला है, 2। ठीक है, चलिए अगर यहाँ का क्षेत्रफल बात किया जाए तो इसका क्षेत्रफल है 59,146 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे किलोमीटर टू दिखाई पड़ रहा होगा, इसको आप वर्ग किलोमीटर कहें या किलोमीटर स्क्वायर कहें। ठीक है, तो क्षेत्रफल है 59,146। लद्दाख 59,146। 1-2 बार आप खुद वीडियो देखने के दौरान ही आप रिपीट कर सकते हैं। लद्दाख का क्षेत्रफल कितना है? 59,146 वर्ग किलोमीटर, या मील में अगर बात करें तो 22,836 मील है, वर्ग मील। ठीक है, और यहाँ का जो अधिकतम ऊंचाई है लद्दाख में, जो सबसे ऊंचे माउंटेन है या ऊंचे स्थान है, उसकी ऊंचाई है 7,742। वो कौन सा स्थान है? तो आपको बता दूं, वो है सालतोरो। कौन सा स्थान है? सालतोरो कांगरी। याद रहेगा आपको? चलिए कोई नहीं, एक बार माइंड में हम आवाज़ डाल दिए, इसका नाम डाल दिए, तो शायद आप कहीं देखेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा कि लद्दाख का सबसे ऊंचे स्थान का नाम है सालतोरो कांगरी। सालतोरो कांगरी, जिसका ऊंचाई है 7,742 मीटर, या उसको फीट में कहे तो 25,400। ऐसे फीट में याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना है? 7,742। और हम इसमें क्या देखें, जनसंख्या की दृष्टि से आखिर यहाँ का जनसंख्या कितना है, वो भी यहाँ पे जो जनसंख्या की दृष्टि लिया गया है वो जनसंख्या 2011 का गणना किया गया है। यहाँ का जो जनसंख्या है 2,74,289। देखिए इतना कम यहाँ जनसंख्या रहती है। आप सिंपली जान रहे होंगे, आपके लोकल यानी एक प्रखंड यानी एक ब्लॉक का इतना हो जाता है जनसंख्या, 2,74,289।
एक ब्लॉक का, लेकिन यहाँ पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या है 2,74,000। ठीक है, इसका घनत्व है 4.6 वर्ग किलोमीटर। चलिए, यहाँ का राज्यपाल कौन है? हाल ही में यहाँ पे राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, हाल ही में अपडेटेड एकदम। देखिए, हम आपको बताने का एक ही पर्पस है, मेरे चैनल का नाम ही है डीपी एजुकेशन अपडेट। ठीक है, मेरे चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा ही, क्या नाम है? डीपी एजुकेशन अपडेट। इसका क्या मतलब है? आपको रखे हमेशा अपडेट, नया जैसे नया डेटा आ गया आपके लिए पेशकश हाजिर है। चलिए जानते हैं। यहाँ पे जो उपराज्यपाल हैं वो हैं बी डी मिश्रा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बी डी मिश्रा। डेट बता देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत बाद में देखेंगे वीडियो, उसके बाद कहेंगे नहीं सर यहाँ तो अभी राज्यपाल बदल चुका है। अभी का डेट है, ये डेट है फरवरी 2023। ठीक है, वो भी फरवरी मंथ का, तो ये लास्ट टाइम हो चुका है। अभी के समय ये नया उपराज्यपाल बने हैं बी डी मिश्रा। ठीक है, याद रहेगा आपको, बी डी मिश्रा, लद्दाख के उपराज्यपाल बी डी मिश्रा। चलिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ के विधानसभा, लोकसभा और विधान पार्षद के बारे में। क्या यहाँ पे व्यवस्था है या नहीं है? आखिर क्या रीजन है, क्या चीज़ है, क्या विशेष है? चलिए देखते हैं। हम इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में और क्या क्या बदलाव होगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको सुने ध्यान से। उपराज्यपाल ही मुखिया होगा यहाँ पे लद्दाख में और जम्मू कश्मीर, दोनों एक साथ बता रहे हैं, कंपेयर करके आपको बताएंगे जिससे कि आप भूलेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अभी के समय में उपराज्यपाल ही यहाँ का मुखिया होगा, और खासकर लद्दाख में। अब देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 239A, कितना? 239A। ठीक है, 239A के तहत जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। क्वेश्चन में अगर कभी पूछ ले कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 239A के तहत। ठीक है, वहीं लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है अनुच्छेद 239 के तहत। देखिए, दोनों में अंतर यही है, जम्मू कश्मीर को बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश 239A के तहत, जबकि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है अनुच्छेद 239 के तहत। ये तो पॉलिटी का पार्ट है, आपको रिलेट करके कैसे पढ़ा रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे आप। ठीक है, अंतर देख लीजिए आप। अब यही जो 239A जो अनुच्छेद है दिल्ली और पुडुचेरी पे भी लागू है। आखिर यहाँ दिल्ली और पुडुचेरी में क्या है जो कि जम्मू कश्मीर में भी होने वाला है, क्योंकि दोनों जगह तो एक ही अनुच्छेद से किया गया है केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, अंतर यही है कि दिल्ली और पुडुचेरी में जिस तरह विधानसभा सीट है उसी तरह अब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा सीट होगा, लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई, होगा। ठीक है, अब इस पर अभी बात चल रही है। लेकिन लद्दाख को तो अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो 239 में क्या है? 239 में है कि यहाँ कोई भी विधानसभा और विधान परिषद नहीं होगा, अर्थात यहाँ का जो मुखिया होने वाला है वो उपराज्यपाल होने वाला है। लद्दाख का जो हेड होने वाला है, लद्दाख का जो पुलिस प्रशासन देखने वाला है या कानूनी व्यवस्था देखने वाला है, वो कौन देखेगा? उपराज्यपाल देखेगा। और उपराज्यपाल का जो नियुक्ति होता है वो केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं, आपको तो पता होगा ही। यहाँ से जमीन और एक विशेष और है, जब यहाँ मुख्यमंत्री नहीं होगा, विधानसभा नहीं होगा, तब क्या होगा? तो इसका सब कुछ जो है, सब कुछ A to Z कौन देखेंगे? उपराज्यपाल देखेंगे। जबकि जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा सीट हो जाएंगे तो यहाँ का जो स्थानीय जो व्यवस्था होती है या फिर जमीन से जुड़े हुए जो मामले होते हैं वो विधानसभा के पास रहेगा। ठीक है, वो जम्मू कश्मीर में, लेकिन लद्दाख में ऐसा नहीं है। लद्दाख का हेड हमेशा उपराज्यपाल ही होने वाले हैं। दोनों में अंतर देख लीजिए आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ से बहने वाली कुछ नदियों के बारे में। आपको पता होगा लद्दाख में एक माउंटेन है जिसको लद्दाख पर्वत बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार मान के चलिए लद्दाख पर्वत है। अब जब लद्दाख पर्वत है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे श्योक नदी। कौन सा नदी है ये? श्योक नदी। श्योक नदी लद्दाख के उत्तर से होकर गुजरती है।
श्योक नदी किधर से जाती है? लद्दाख पर्वत के उत्तर में बहती है, जबकि सिंधु नदी जो है, आपको हम ग्रीन से दिखाने का प्रयास करेंगे, सिंधु नदी ये लद्दाख पर्वत के दक्षिण से होकर गुजरती है। ठीक है, आपको याद रहेगा, दक्षिण से सिंधु नदी और उत्तर से ये वाला श्योक नदी बहती है। उसके बाद एक चीज बता रहे हैं आपको, श्योक नदी जो है, आखिर इस श्योक का अर्थ क्या होता है? आपको अगर कभी हाई लेवल का एग्जाम अगर में पूछ लिया जाए, खासकर ये यूपीएससी में चांसेस बनता है, लद्दाख में बहने वाली श्योक नदी का क्या अर्थ है? श्योक, जैसे कि आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? यानी मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है ना। उसी तरह श्योक नदी का अर्थ होता है, देखिए, मृतकों की नदी। श्योक नदी का अर्थ क्या होता है? मृतकों की नदी, वो भी कौन सा भाषा में? उइगुर भाषा में। भारत के लद्दाख क्षेत्र में बहने वाली नदी, इसका आरंभ रिमो हिमानी से होता है। श्योक नदी का आरंभ कहाँ से होता है? रिमो हिमानी। रिमो हिमानी किधर है? आपको भी बता रहे हैं, जिसके यहाँ पे ये लद्दाख पर्वत देख रहे होंगे, इधर श्योक नदी बहती थी, इधर सिंधु नदी, इधर है रिमो नदी। रिमो जो श्रेणी है यहाँ पे, यहाँ से ये निकलती है नदी और फिर इधर चली जाती है। तो श्योक नदी का निकास कहाँ से होता है? रिमो हिमानी से होता है, जो सियाचिन हिमानी की एक चिन्ह है। ठीक है, काफ़ी दूरी तक यह लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में सिंधु नदी के समांतर बहती है। जैसे कि आपको बताए थे, ये सिंधु नदी है, बीच में ये लद्दाख पर्वत है और इसके समानांतर में उत्तर में बहती है। ठीक है, फिर क्या है? इसके साथ ही नुब्रा नदी एक आती है। नुब्रा नदी श्योक की सहायक नदी है। एक श्योक नदी इधर से निकलती है और इसी के बगल से यहाँ से ये वाला नुब्रा नदी है, जो इस जगह आके श्योक नदी में मिल जाती है। ठीक है, नुब्रा नदी श्योक नदी की ही सहायक नदी है। ठीक है, यह अंत में गिलगिट बल्टिस्तान में प्रवेश करती है। कौन सा? श्योक नदी जो है गिलगिट बल्टिस्तान में यहाँ प्रवेश करती है और जाके इस यहाँ पे सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, और भी आगे हम डिटेल मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे, ये है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी का ये है नुब्रा घाटी। ठीक है, घाटी किसको बोलते हैं? तीन चारों तरफ से जो घिरा हुआ पहाड़ों के बीच जो स्थान होता है, उसी को घाटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं मैप के माध्यम से। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये है श्योक नदी, ये वाला देखिए, ये है श्योक नदी, इधर से आती है और ये बह जाती है और इस जगह पे देखिए सिंधु नदी मिल जाती है। क्योंकि ये वाले जो नदी आप देख रहे होंगे, ये वाला देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है। ठीक है, और सिंधु नदी का उद्गम स्थल आपको पता है, तिब्बत से होता है, मानसरोवर के पास। चलिए देखिए, सिंधु नदी में आके श्योक नदी मिल जाती है और यहाँ जो तीसरा नदी जो देख रहे होंगे, ये है श्योक नदी की सहायक नदी, जिसको बोलते हैं नुब्रा नदी, और यहाँ पे नुब्रा घाटी में ही आके मिल जाती है। यहाँ पे क्या है? नुब्रा घाटी है। अब पूछा जाएगा, देखिए यूपीएससी लेवल में जाके ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो सबका जवाब देंगे, आप मल्टी टैलेंटेड हो जाएंगे, इतना हम गारंटी लेते हैं। देखिए यहाँ पे श्योक नदी इधर से जब निकलती है और कहेगा नुब्रा घाटी या नुब्रा नदी कहाँ पे आके मिलती है, तो नुब्रा घाटी में मिलती है, ये भी आप बता सकते हैं। तो श्योक नदी सिंधु नदी में कहाँ के मिलती है, तो ये मिलती है कहाँ पे, आपको पता है ना, गिलगिट बल्टिस्तान में, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, पीओके। आप देख लिए यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे लद्दाख में प्रमुख झील। लद्दाख में ज़्यादातर झील है नहीं, लेकिन एक है जिसको आप याद रख सकते हैं, वो है पेंगोंग झील। कौन सा है? पेंगोंग झील। इसका ज़्यादातर सीमा जो है चाइना में प्रवेश है। ये जो पेंगोंग झील है, इसका ज़्यादातर सीमा कहाँ पे है? चाइना के अधीन है, यानी इस पे चाइना का कब्जा किया हुआ है, पेंगोंग झील पे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से पर्वत हैं। क्या देखेंगे अब? पर्वत। देखिए एक एक करके हम वीडियो को
एक एक टॉपिक को हम बात करेंगे। चलिए, पर्वत में क्या देखते हैं, खासकर लद्दाख के बारे में। अब देख पा रहे होंगे हिमालय पर्वत को कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो रेंज देख रहे होंगे उसको बोलते हैं काराकोरम श्रेणी। ऊपर वाले रेंज को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले श्रेणी को काराकोरम श्रेणी। उसके जस्ट नीचे वाला जब श्रेणी आता है उसको बोलते हैं राकपोशी की चोटी। देखिए इस जगह पे आप देख रहे होंगे काराकोरम श्रेणी के नीचे भाग में राकपोशी श्रेणी, ठीक है, जो यहाँ पे आप लिखा हुआ पढ़ रहे होंगे राकपोशी श्रेणी, ठीक है। और लेकिन इस श्रेणी को बोलेंगे क्या, लद्दाख श्रेणी। इसी श्रेणी का नाम है लद्दाख श्रेणी। जो आप पहले पढ़े होंगे सिंधु नदी, देखिए लद्दाख श्रेणी के दक्षिण से होकर गुजरती है। देखिए ये सिंधु नदी गुजर रही है, ये आपको दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है ना, ये नदी का जो साइन दिख रहा होगा, देखिए है ना, ये वाला, ये लद्दाख के दक्षिण से, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण से होकर बहती है। अशोक नदी ये उत्तर से होकर बहती है, ठीक है। यहाँ से भी आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आप देख लिए दूसरा कौन है, लद्दाख श्रेणी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो देखेंगे आप, ये जो तीसरा आप देखेंगे श्रेणी, इसका नाम है जास्कर श्रेणी। कौन कौन सा आप देख लिए, पहला आप देखिए काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी और तीसरा ये जास्कर श्रेणी। तीनों आपको एक साथ याद रखना है। कोई भी श्रेणी पूछा जाएगा कि सबसे उत्तर में कौन सा श्रेणी है, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा श्रेणी है, तो आपको याद रहेगा कौन सा, काराकोरम श्रेणी है। उसके जस्ट बाद या काराकोरम श्रेणी के जस्ट दक्षिण में कौन सा श्रेणी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी के दक्षिण यानी सिंधु घाटी के दक्षिण में कौन सा है, तो वो है जास्कर श्रेणी। कौन सा श्रेणी, सिंधु के दक्षिण में ये वाला कौन सा है, जास्कर श्रेणी है, ठीक है। अगर उसके बाद का बात करें, जास्कर श्रेणी के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है कैलाश श्रेणी। यही वाला कौन है, कैलाश श्रेणी, ठीक है। और यहाँ पे एक देख रहे होंगे पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के ऊपर में लद्दाख श्रेणी में एक चोटी दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं राकपोशी चोटी, और इसमें जो जहाँ पे कैलाश श्रेणी वाला माउंटेन है, चलिए इसे में दिखाते हैं। देखिए इसमें जो एक माउंटेन दिख रहा होगा उसमें बोलते हैं नंगा पर्वत, ठीक है। नंगा पर्वत ये तो आप देख ही रहे होंगे, ये सिंधु नदी। और ये जो देख रहे होंगे ग्रीन वाला जो देख रहे होंगे, ये वाला, ये ग्रीन वाला, इसका नाम है कश्मीर घाटी। ग्रीन में जगह क्या दिख रहा है आपको, कश्मीर घाटी है, ठीक है। यानी ये जो रेंज है हिमालय के रेंज के दक्षिण में है कश्मीर घाटी, ठीक है। कश्मीर घाटी के बाद अगर आप देखेंगे इस जगह पे ये जो खाली स्थान दिख रहा होगा, ये खाली स्थान मतलब घाटी है। यानी पहाड़ों के बीच का जो स्थान है उसको क्या बोलते हैं, घाटी ही बोलते हैं ना। तो यहाँ पे कौन से घाटी है, यहाँ पे है कश्मीर घाटी। तो यहाँ पे ये कौन सा घाटी होगा, तो इसका नाम है कुल्लू कांगड़ी घाटी। इसका नाम क्या है, कुल्लू कांगड़ी घाटी, ठीक है। कुल्लू कांगड़ी घाटी के अगर आप पूरब साइड में देखेंगे तो उसको बोलते हैं लाहुल स्पीति घाटी। लाहुल स्पीति घाटी किसके, कुल्लू कांगड़ी घाटी के जस्ट पूरब में लाहुल स्पीति घाटी, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। कैलाश श्रेणी भी देख लिया। और ये आप लास्ट में देख रहे होंगे, ये है सतलुज रिवर, सतलज नदी, जो कि यहाँ भी मानसरोवर से ही निकलती है, लद्दाख के मानसरोवर से। आपको देखिए इस मैप के माध्यम से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि नदी देखिए कैसे गुजरती है, ठीक है। सिंधु नदी को गुजरने का क्या रास्ता है, देखिए जैसे दोनों पहाड़ों के बीच रास्ता इसको दिख रहा है, तो इसे जैसे यहाँ पहाड़ खत्म हुआ तो यहाँ से ये नीचे मुड़ गया है ना, तो ये सिंधु नदी बहने का रास्ता है। सतलुज नदी भी यहाँ से निकलती है। देखिए यहाँ जहाँ से दोनों पहाड़ों के बीच गैप दिखा तो सिंधु घाटी इधर घुस गई, फिर ऐसे जैसे गैप घुसा सतलुज नदी घुस गई, देखिए है ना। मतलब जैसे जैसे जिधर जिधर उसको गैप दिखेगा वैसे वैसे होते हुए नदी बह जा रही है। चलिए आगे और भी देखने का प्रयास करेंगे हम। दोनों में हम अब कंपेयर करेंगे कि स्पेशल लद्दाख में कौन कौन से श्रेणी है और क्या क्या नाम है इसका, ठीक है। थोड़ा आप जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये जो आप लद्दाख में देखे, ये कौन सा श्रेणी देखिए आप, काराकोरम श्रेणी। ये कौन सा श्रेणी है,
काराकोरम श्रेणी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। काराकोरम श्रेणी के जस्ट दक्षिण में आप क्या देखेंगे, लद्दाख श्रेणी। थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहे हैं, इससे थोड़ा बेस्ट इसमें दिखेगा, ठीक है। जैसे लद्दाख श्रेणी देखे, लद्दाख श्रेणी के जस्ट दक्षिण में क्या देख रहे होंगे, ये जास्कर श्रेणी है। ये क्या है, जास्कर श्रेणी। ये वाला जो आप देखे थे, ये वाला जास्कर श्रेणी, ठीक है। पहले था ये कौन सा श्रेणी था, काराकोरम श्रेणी, ये लद्दाख श्रेणी और ये जास्कर श्रेणी, ठीक है। यहाँ पे आप जास्कर श्रेणी देख लिए। जास्कर श्रेणी के जस्ट यहाँ पे बीच में देख रहे होंगे, ठीक है। ये हिमालय का एक श्रेणी है, महान हिमालय का। उसके बाद ये पीर पंजाल श्रेणी है, जो अब जम्मू कश्मीर में आ जाता है। और जम्मू कश्मीर में भी एक है धौलाधर श्रेणी, और ये है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी स्पेशली आपको क्या ध्यान देना है कि लद्दाख में कौन सी श्रेणी है। तो लद्दाख में ये काराकोरम श्रेणी और ये लद्दाख श्रेणी, दो स्पेशल है, आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से इसमें पहाड़ हैं वो भी ध्यान देना है। लद्दाख में स्पेशल देखिए यहाँ पे ये है रिमो हिमनद। रिमो हिमनद यही न है जहाँ से श्योक नदी निकलती है। उससे ऊपर इसके जस्ट पश्चिम में अगर बात करें तो ये है सियाचिन हिमनद। रिमो हिमनद के जस्ट पश्चिम में सियाचिन हिमनद, ठीक है। उसके अगर हम पश्चिम में देखते हैं बाल्टोरा हिमनद है। हिमनद इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे एकदम इतने ठंडी हैं कि एकदम हिमानी है, यानी बर्फ से जमे हुए क्षेत्र हैं, ठीक है। बाल्टोरा हिमनद देख लिए। बाल्टोरा हिमनद से और हल्का सा अगर पश्चिम साइड में आएंगे तो ये है पुनामा हिमनद। कौन सा है, पुनामा हिमनद। पुनामा हिमनद के जस्ट पश्चिम में आएंगे बियाफो हिमनद है। बियाफो हिमनद से और अगर यहाँ वाला आते हैं तो कौन सा श्रेणी है, ये है साननी श्रेणी। चलिए खैर ये सब उतना इम्पोर्टेंस नहीं आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। ये देखिए, अब देखते हैं यहाँ के प्रमुख दर्रे। दर्रे में हम बात करेंगे, एक है चांगला दर्रा। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह महान हिमालय श्रेणी में स्थित है। चांगला दर्रा कहाँ पे, देखिए उससे पहले आपको हम बताने का ये प्रयास करेंगे आखिर दर्रा कहते किसको है। देखिए ये पहाड़ दिख रहा होगा, पहाड़ के एक पार से दूसरे पार जाने के लिए जो पतले रास्ते होते हैं उसे ही दर्रा बोलते हैं, जिसके आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे। हर तरफ पहाड़ है, हर तरफ पहाड़ी पहाड़ दिख रहा होगा आपको। लेकिन इस बीच से ये जो देख रहे होंगे, ये देखिए, है ना, ये जो जा रहे हैं ये क्या है, पहाड़ के बीचों से जाने वाले रास्ते हैं। इसी को क्या नाम देंगे हम, दर्रा। इसका नाम क्या देंगे, दर्रा। आप थोड़ा सा जूम करके आप देख लें, यही है दर्रा, देख रहे हैं ना। ऐसे करके देखिए, यहाँ से पार हुआ, ये पहाड़ से नहीं दिखेगा, फिर यहाँ से ये रास्ता है, ये ऐसे करते हुए चले जाता है, तो इसे क्या नाम देंगे, दर्रा नाम देंगे, ठीक है। अब आपको दर्रा समझ में क्लियर आ रहा होगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए हम क्या देख रहे थे, चांगला दर्रा। चांगला दर्रा यह महान हिमालय श्रेणी, महान हिमालय श्रेणी तो आप देख लीजिए, महान हिमालय श्रेणी में स्थित है तथा लद्दाख को तिब्बत का कौन सा ये इलाका, वह तांगसे कस्बे को जोड़ती है। यह 5360 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है, ठीक है। चांगला दर्रा, खासकर इसमें दो ही चीज़ याद रखना है आपको, ये किसको किसको जोड़ती है। चांगला दर्रा जो है लद्दाख को तिब्बत के तांगसे कस्बे से जोड़ती है। चांगला लद्दाख तिब्बत, चांगला लद्दाख तिब्बत, ऐसे आप दो चार बार बोलेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा। चांगला किसको जोड़ती है, लद्दाख और तिब्बत को जोड़ती है। और एक चीज़ इसमें फैक्ट है, ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा परिवहन योग्य दर्रा है। जो परिवहन समझ रहे हैं ना, इससे होके गाड़ियाँ गुजरती है, तो ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा परिवहन योग्य दर्रा है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम काराकोरम दर्रा। यह दर्रा काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम भी आप देख लिए थे, लद्दाख श्रेणी के जस्ट ऊपर यानी उत्तर में काराकोरम श्रेणी था। यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है।
काराकोरम जो दर्रा है वो भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित दर्रा है, जो सियाचिन ग्लेशियर के पास से भारत के पाक अधिकृत क्षेत्र को चीन गणराज्य के सिजियांग क्षेत्र से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जो पीओके है यानी पाक अधिकृत कश्मीर है, उसको सिजियांग चाइना के कब्जे में जो है सिजियांग, उससे जोड़ती है। इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से मानी जाती है 5654 मीटर। वर्तमान में इस पर जो है चीन का कब्जा है। वर्तमान में काराकोरम दर्रे पर किसका कब्जा है? चीन का कब्जा है। ये काराकोरम दर्रा देख लिया आप। चलिए आगे बात करते हैं। अब है अगहिल दर्रा। क्या है? अगहिल दर्रा। यह दर्रा काराकोरम श्रेणी के जो केटू चोटी है, जिसको हम केटू बोलते हैं, ठीक है, केटू के उत्तर में लद्दाख श्रेणी लद्दाख क्षेत्र को चीन के सिकियांग क्षेत्र से जोड़ती है। कारगिल दर्रा किसको जोड़ती है? लद्दाख को सिकियांग से, लद्दाख सिकियांग, कारगिल लद्दाख सिकियांग को जोड़ती है। कारगिल दर्रा किसको जोड़ती है? लद्दाख को सिकियांग से जोड़ती है। यह 5306 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इमिसला दर्रा। लद्दाख को तिब्बत, इमिसला दर्रा किसको जोड़ती है? देखिए इसमें यही याद रखना है, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ती है। कौन? इमिसला दर्रा। उसके बाद है जस्ट नीचे उसके खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा क्या है? यह लद्दाख क्षेत्र में ही अवस्थित है। संभवतः ये जो है दुनिया का उच्चतम दर्रा है जो परिवहन योग्य है। दुनिया का सबसे उच्चतम दर्रा किसे माना जाता है? खारदुंगला दर्रा, जो परिवहन के लिए उपयोगी है अभी वर्तमान में। यह लेह को किससे जोड़ती है? मध्य एशिया के काशगर, देखिए मध्य एशिया का जो काशगर क्षेत्र है उससे जोड़ती है। कौन जोड़ती है? तो खारदुंगला दर्रा। लद्दाख को मध्य एशिया से कौन जोड़ती है? तो खारदुंगला दर्रा जोड़ती है। इसे जो है ऐतिहासिक मार्ग के रूप में देखा जाता है, मतलब इसका इतिहास जो है प्राचीन समय से रहा है, ठीक है। यह क्या करता है? श्योक और नुब्रा घाटी को जोड़ता है। श्योक नदी आप देख लिए, नुब्रा घाटी को भी देख लिए जहाँ नुब्रा नदी मिलती है आके, इसको यही दर्रा जोड़ती है, खारदुंगला दर्रा। इसकी ऊंचाई का बात करें तो ये 5602 मीटर है, लेकिन ये क्लियर नहीं है, यानी इसमें मतभेद माना जाता है, यानी विवादित है, ये क्लियर नहीं है, कन्फर्म नहीं है, ठीक है। उसके बोलते हैं लनकला दर्रा। लनकला दर्रा है कहाँ पे? लनकला दर्रा जो है अक्साई चीन क्षेत्र, जो अक्साई चीन है, ठीक है, उस क्षेत्र में है, जो 5466 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचाई पे है? 5466 मीटर। इस क्षेत्र पर चीन का कब्जा है। जो लनकला दर्रा है उस पर किसका कब्जा है? चीन का कब्जा है, जो लद्दाख को लहासा यानी तिब्बत से जोड़ता है। लहासा कहाँ पे है? तिब्बत में। आप मैक्सिमम देखते होंगे लहासा मार्केट, ठीक है। तो आखिर ये किसके नाम पे रखा है? तिब्बत में एक क्षेत्र है लहासा, उसी के नाम पे रखा जाता है लहासा मार्केट। लेकिन यही है जो लनकला दर्रा है, लनकला ये लहासा को लद्दाख से जोड़ती है। लनकला, ल से लनक यानी लौ से लद्दाख, और फिर ला से मतलब लहासा यानी लद्दाख जो कि तिब्बत में है उसको जोड़ती है, ठीक है। बस रिलेट करके आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आपको याद रहे। एक बार आप इसे क्लियर देख लें, कुछ इसमें बचा हो तो। ये है काराकोरम दर्रा, यहाँ पे देख रहे होंगे बारालाचा दर्रा, जो कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आते हैं, हिमाचल प्रदेश में। एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो बुर्जिला दर्रा है, ठीक है, जो लद्दाख यानी पीओके में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आखिर लद्दाख में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्या उसकी विशेषता है। जैसे पूछा जाता है कि लद्दाख में जो हेमिस नेशनल पार्क है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है लद्दाख। और स्पेशली पहले आप कहीं कहीं आप डेटा में देखते होंगे वो जम्मू कश्मीर में, लेकिन नहीं, ये वास्तविक रूप से लेह में है। कहाँ पे है? वास्तविक रूप से किस क्षेत्र में है? लेह क्षेत्र में है हेमिस नेशनल पार्क। और इसका जो एरिया है वो 4400 वर्ग किलोमीटर का, यानी यह जो है सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जम्मू कश्मीर, लेकिन ये वास्तविक कहाँ पे है? लद्दाख यानी लेह के लद्दाख में है।
ठीक है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, कहाँ पे है, लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में विशेषता। और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है पहले इसको देख लें। देखिए चंगथांग जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो लद्दाख क्षेत्र में पाए जाते हैं। नुरीचन वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी लद्दाख में पाए जाते हैं। सोमोरिक जो है यहाँ पे सोमोरिक वेटलैंड संरक्षण रिजर्व ये भी लद्दाख में है। पेंगोंग त्सो वेटलैंड रिजर्व ये भी लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क ये भी लद्दाख में है। और काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये भी लद्दाख में। जैसा कि आपको बताए थे काराकोरम श्रेणी कहाँ है, लद्दाख में, तो आपको यहाँ से याद रहेगा काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, लद्दाख में है। ठीक है, पेंगोंग त्सो, देखिए पेंगोंग त्सो जो वेटलैंड संरक्षण रिजर्व है, पेंगोंग आपसे इससे याद रहेगा कि ये कहाँ पे है, लद्दाख में है। ठीक है, उसके बाद भी जो सोमोरिर है, सोमोरिर वेटलैंड संरक्षण रिजर्व ये भी लद्दाख में है। हेमिस तो आपको याद हो ही गया, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, लद्दाख में। उसके साथ ही चंगथांग जो है वन्यजीव अभ्यारण्य ये लद्दाख में है। नूरीचन वन्यजीव अभ्यारण्य, नूरीचन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, लद्दाख में। चलिए इसके अलावे थोड़ा सा देख लेते हैं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। हेमिस नेशनल पार्क भारत के लद्दाख में एक उच्च ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्धि मानी जाती है। ये विश्व स्तर पे इसकी प्रसिद्धि है। यह माना जाता है कि दुनिया में किसी भी संरक्षण क्षेत्र में इसका घनत्व जो है सबसे अधिक है, घनत्व भी इसका सबसे अधिक है। और ये एरिया भी बताया तो 4400 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे लद्दाख का प्रमुख त्यौहार के बारे में। ठीक है, लद्दाख का प्रमुख त्यौहार है लोसर। इसका क्या खासियत है, क्या विशेषता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। लोसर लद्दाख में सबसे बड़े त्यौहार में से एक है, जिसकी उत्पत्ति या शुरुआत जो है 7वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, देखिए इतिहास से भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लद्दाख का जो लोसर महोत्सव है वो कब से स्टार्ट हुआ था, उसकी शुरुआत कब मानी जाती है, तो 7वीं शताब्दी में मानी जाती है लोसर। ठीक है, यह तिब्बती जो बौद्ध धर्म है, कहाँ का, तिब्बती बौद्ध धर्म में एक नए साल के रूप में इसका आगमन का प्रतीक माना जाता है। यह लगातार 15 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक मनाया जाता है लोसर, कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो 15 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, इस दौरान पूर्वजों, देवताओं और जानवरों को भोजन कराया जाता है। ठीक है, चांगकोल या तिब्बती बियर एक पेय पदार्थ है। इस दौरान इसका सेवन ज़्यादा किया जाता है। इवेक्स डियर डांस यहाँ का एक स्पेशल डांस है, इवेक्स बियर डांस। इसके साथ अच्छाई और बुराई की जो ताकत है, इसके बीच एक मंचित लड़ाई और उत्सव का मुख्य आकर्षक बनाया जाता है। अब बात करें यह कहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो बता दें आपको ये पूरे लद्दाख में मनाया जाता है। और कब से कब मनाया जाता है, तो फरवरी से मार्च के बीच, वो भी 15 दिनों के लिए। लोसर महोत्सव कितने दिनों के लिए मनाया जाता है, 15 दिनों के लिए। आज तक पढ़े होंगे आप कि लोसर महोत्सव मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है, लेकिन इतना कुछ आपको बता दिए ना, तो आपको हमेशा के लिए आपको याद हो गया होगा क्यों मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, कितने दिन के लिए मनाया जाता है। आप शायद कल अपने आप से पूछ के देखिएगा, इसका जवाब आपसे तुरंत अंदर से जवाब आएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं हिमेत्स सेचू। ठीक है, यानी तिब्बती बौद्ध धर्म जो है उसके संस्थापक पिताओं में से एक गुरु जो है पद्मसंभव, क्या नाम है उनका, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं उसमें से एक मतलब है गुरु, उनका नाम है पद्मसंभव। इनके जन्म को चिन्हित करने के लिए हेमित सेचू मनाया जाता है। पद्मसंभव के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए हेमिस सेऊ मनाया जाता है। आपको कैसे याद रहेगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, लद्दाख में है, तो हेमिस सेचू जो है त्यौहार कहाँ मनाया जाएगा, लद्दाख में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा,
कि बौद्ध धर्म का गुरु, बौद्ध धर्म का संस्थापक तो माना जाता है गौतम बुद्ध, लेकिन एक संस्थापक या पितामह के रूप में एक और माने जाते हैं जिनका नाम है पद्मसंभव। इन्हीं के जो है जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए त्यौहार मनाया जाता है हेमिस मठ। और इसका जो आयोजन होता है वो कहाँ आयोजन होता है, तो हेमिस मठ में। लद्दाख में भिक्षुओं द्वारा पहने जाने वाले जो मकाबपोश नृत्य है और रंग बिरंगी रेशमी पोशाकें इस उत्सव के आवश्यक शामिल होती हैं। जो पोशाकें हैं इस उत्सव में अवश्य रूप से शामिल होती है। नृत्य भी विशेष है क्योंकि ये बुराई को हराने के लिए और अपने 8 रूपों में गुरु पद्मसंभव द्वारा किए गए विभिन्न जो जादुई कार्यों हैं उनको दर्शाने के लिए ये किया जाता है। अब कहाँ मनाया जाता है, तो हेमिस मठ में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो जून के अंत में और जुलाई की शुरुआत में। देखिए जून और जुलाई यानी जून के लास्ट में और जुलाई के शुरुआत में ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कितने दिनों तक चलता है, मात्र 2 दिनों तक चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक है सिंधु दर्शन महोत्सव। सिंधु दर्शन महोत्सव ये है क्या, इसकी शुरुआत कब से हुई है, 1997 में शुरू हुआ सिंधु दर्शन महोत्सव। ये एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है जो सिंधु नदी जो यहाँ से बहती हैं इनको सम्मान देने के लिए आयोजित किया जाता है, क्योंकि यह इस क्षेत्र में संभवतः सभ्यताओं का प्रतीक है। यह वरिष्ठ लामाओं द्वारा बौद्ध प्रार्थनाओं और प्रसिद्धि और इस यहाँ पे जो जितने भी प्रसिद्ध कलाकार हैं उनके द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा चिन्हित है। ठीक है, त्योहार जो देख रहे होंगे, त्योहार हमारे जो सैनिकों को सम्मान देने के लिए भी आयोजित किया जाता है। यहाँ पे सिंधु नदी को सम्मान देने के लिए, साथ ही हमारे सैनिकों को भी सम्मान देने के लिए ये त्यौहार आयोजित किया जाता है, जो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर रोज़ अपनी जान जोखिम में डालते हुए यहाँ की रक्षा करते हैं। आपको बता दें यह कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मनीला से सिंधु नदी तक। मनीला जो है वहाँ से कहाँ तक, मनीला में ही सिंधु नदी जो तट है उस पर मनाया जाता है। वहाँ पे ये कब मनाया जाता है, तो जून महीनों में ये मनाया जाता है। किस महीना में, तो जून महीना में, वो भी 3 दिनों के लिए। देख रहे हैं ना, सिंधु दर्शन महोत्सव से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आप विश्वास है ये कि आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं आगे। हार्वेस्ट फेस्टिवल, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब खेती बाड़ी से रिलेटेड होगा। चलिए देखते हैं क्या है। लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है एक फेस्टिवल जैसा है जो कि आप देखेंगे फसल के मौसम को चिन्हित करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। कटाई का मौसम लद्दाख में विशेष रूप से विशेष समय होता है और जोरदार उत्सवों द्वारा चिन्हित किया जाता है। अब है नकाबपोश, जो यहाँ पे नकाबपोश मुंह में मुखौटा लगा के डांस किया जाता है। नकाबपोश जो नृत्य, ये भी आपको याद हो जाएगा यहाँ से। नकाबपोश नृत्य कहाँ होता है, तो लद्दाख में होता है। लोक संगीत, तीरंदाजी है, संगीत कार्यक्रम और रंगमंच उत्सव के दौरान की जाने वाली कुछ गतिविधियां हैं। त्यौहार के दौरान एक प्रमुख धार्मिक जुलूस भी आयोजित किया जाता है। यहाँ पे देखिए हार्वेस्ट फेस्टिवल है तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, धार्मिक जुलूस भी निकाला जाता है। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है, तो लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है पूरे लद्दाख में, पूरे लेह में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, पूरे लेह में मनाया जाता है। वो भी किस महीना में, सितंबर महीना में। कितने दिनों तक के लिए, 15 दिनों के लिए, पूरा आधा महीना ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। शक दावा महोत्सव। शक दावा महोत्सव क्या है, क्या है इसकी विशेषता। शाक्य मुनि जो है, जिन्हें गौतम बुद्ध का दूसरा नाम कहा जाता है, शाक्य मुनि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो गौतम बुद्ध। ठीक है, इनके जन्म के प्रतीक के रूप में शक दावा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, जब उन्होंने परिनिर्वाण के बाद जो आत्मज्ञान प्राप्त किया, जो परिनिर्वाण हुआ था उनके बाद जो आत्मज्ञान की प्राप्तियां हुई हैं, पूरे क्षेत्र में मंत्र ओम मणि पद्मे हम, ओम मने पद्मे हम का जाप किया गया था। ठीक है,
इस दिन किसी भी जानवरों को नहीं मारा या खाया जा सकता है। यहाँ का एक रूल है, या फिर जो धार्मिक त्यौहार है इनको सम्मान देने के लिए यहाँ पे किसी भी जानवरों को नहीं मारा जाता है और ना ही खाया जाता है। और तारपोचे में एक नया झंडा स्तंभ खड़ा किया जाता है और लोग उस पर नए झंडे लटकाते हैं। वास्तव में त्यौहार समग्र रूप से बौद्ध धर्म की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। किसकी भावनाओं का? बौद्ध धर्म की भावनाओं को उसका प्रतिनिधित्व करता है और हर कोई इसमें डूबा हुआ देखा जा सकता है। मतलब सभी धूमधाम से और हर कोई मतलब पूरा का पूरा इन्वॉल्व करके इसमें मनाते हैं। ठीक है, एक साथ हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे लद्दाख के कौन कौन से त्यौहार हैं। देखिए, लद्दाख में प्रमुख त्यौहार है जो है स्पितुगस्टर, इम्पोर्टेंट है। स्पितुगस्टर कहाँ पे मनाए जाते हैं? लद्दाख में। वो भी कब? 11-12 जनवरी को। और जो नेशनल लेवल पे है अभी, ठीक है, नेशनल लेवल पे ये फेमस है, इसलिए इसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। स्पितुगस्टर कहाँ मनाए जाते हैं? लद्दाख में। स्पितुगस्टर लद्दाख में। उसके बाद डोसमोचे कहाँ मनाए जाते हैं? ये लेह में मनाया जाता है। डोसमोचे कहाँ मनाया जाता है? लेह में, वो भी फरवरी महीना में। इस बार 2022 में फरवरी में 27 से 28 फरवरी को मनाया गया था। उसके बाद है स्टोक गुरु सेचू। स्टोक जो गुरु सेचू है वो स्टॉक प्लेस में मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार काम 2022 में कब मनाया गया था? 10 से 11 मार्च को। माथुत जो नागरंग है ये कब मनाया गया है? 17 से 18 मार्च को। सेडुलू है ये कब मनाया गया है? 31 मार्च को। शक दावा कब मनाया गया है? 14 जून को। सिंधु दर्शन, फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंधु दर्शन कब मनाया गया है? तो जून के महीना में मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद है एक और, आप देख रहे होंगे यूरू। यूरू जो कब ज्ञात है, ये लामायूर जो मठ है वहाँ पे मनाया जाता है। वो किस महीने में मनाया गया है? तो जून महीने में मनाया गया है। ठीक है, हेमिस सेचू कब मनाया गया है? हेमिस मठ में मनाया जाता है और वो भी जून महीने में मनाया जाता है। सचुकुल जो कब ज्ञात है, वो सचुकुल मठ में ही मनाया जाता है। फयांग जो है वो भी फयांग मठ में मनाया जाता है। कोरजोक गुस्टर है, कोरजोक गुस्टर ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोरजोक गुस्टर कहाँ मनाया गया है? वो कोरजोक मठ में मनाया गया है। देखिए, खासकर इसी से रिलेटेड है, कोरजोक गुस्टर, कोरजोक मठ। ठीक है, तकथोक, ये भी तकथोक मठ में। चलिए आगे देखते हैं। लद्दाख लेह शहर में मनाया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ का प्रमुख नृत्य के बारे में। देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, चलिए यहाँ इसको हम अच्छे से पहले समझा दें। छाम नृत्य क्या है? छाम नृत्य, यह नृत्य लद्दाख में विभिन्न त्योहारों पर किया जाता है। इसे मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। छाम नृत्य को ही मुखौटा नृत्य कहा जाता है, यानी सभी मुखौटा लगाकर ही इसमें डांस करते हैं या अपने फेस पे कलर पोत के। ठीक है, ये नृत्य बौद्ध संस्कृति से प्रभावित है। नृत्य की रुचि रखने वालों के लिए ये नृत्य आकर्षण बिंदु का केंद्र है। उसके बाद दूसरा नृत्य देखेंगे हम, शोंडोल नृत्य। शोंडोल नृत्य है क्या? ये लद्दाख का एक प्राचीन नृत्य है जिसे शाही नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। शोंडोल नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा नाम है शाही नृत्य। पूछा जाता है ये प्रश्न में, शाही नृत्य किसे कहा जाता है? शोंडोल नृत्य को। ठीक है, ये नृत्य मुख्यतः कलाकारों द्वारा राजा हेतु किया जाता है। वर्ष 2019 में इस नृत्य ने जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करवाया था। देखिए, ये आपको बताया है ना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है नृत्य में। कौन सा? शोंडोल नृत्य। शोंडोल नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में। शोंडोल नृत्य कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। इसे 2019 में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। ठीक है, कुछ और हम नृत्य के बारे में देखते हैं। एक है खटोच नृत्य और दूसरा है चेनमो नृत्य।
खटोच और चेनमू, ये दोनों भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खटोच नृत्य और चेनमू नृत्य। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग कोशिश करते हैं यहीं रोक दें वीडियो को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। चलिए, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, ये इस तरह से आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं जिससे कि कोई भी चीज़ आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, पूरा ऐसे मैप के माध्यम से एकदम समझ आप मतलब आप खुद ब खुद विकसित कर पाएंगे। अब देखिए, पहले हम आपको हेडिंग के रूप में आपको बताए थे, पढ़ो ऐसे कि माइंड में तो छप जाए, सेट हो जाए, जिससे कि आप किसी को समझा पाएँ। ऐसे पढ़ो, ऐसे हर वीडियो तो इधर उधर पड़ा हुआ है, नदी का वीडियो पड़ा हुआ है, पर्वत पहाड़ का वीडियो पड़ा हुआ है, लेह लद्दाख मतलब का वीडियो पड़ा हुआ है, जैसे कि किस क्षेत्र में कौन से फसल होते हैं उसका वीडियो पड़ा हुआ। अलग अलग पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। यहाँ से आप रिलेट करके जब पढ़ेंगे तो समझ जो है ना आपका एकदम क्लियर हो पाएगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप मतलब जब मेंस का एग्ज़ाम देने जाएंगे, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाते हो या बीपीएससी का या किसी स्टेट अन्य पीसीएस का एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो यहाँ से आपको इतना समझ विकसित हो जाएगा कि आप डायरेक्ट लिख पाएंगे उसके बारे में, कभी नहीं भूलेंगे आप। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं इसी का दूसरे पार्ट में, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, इसमें बहुत कुछ अभी बाकी है। इसमें हम आगे बताएंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, यहाँ के बारे में, मिट्टियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं, इनका इतिहास से क्या संबंध रहा है, यहाँ के कुछ जो चर्चित व्यक्ति हैं उनका संबंध बताने वाले हैं, यहाँ का लेटेस्ट जो चर्चा में रहा है उसको बताने वाले हैं, यहाँ जो रिपोर्ट आया हुआ है हाल फिलहाल में, जितने भी रिपोर्ट आए हुए हैं सब एक साथ यहाँ पे बताएंगे, जिसमें कि लद्दाख का क्या क्या भूमिका रहा है, देश में क्या स्थान है उसका, वो बताएंगे। उसके बाद ही यहाँ का मतलब चलने वाली योजना बताएंगे, यहाँ का विरासत स्थल हैं या नहीं हैं तो कौन कौन से हैं उसके बारे में बताएंगे, यहाँ का जो है खेल से क्या क्या संबंध है उसके बारे में बताएंगे, कौन कौन से खेल यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं वो बताएंगे, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और खेल से संबंधित जो जितने भी चर्चित व्यक्ति हैं उसके बारे में बताएंगे। बहुत कुछ अभी भी बाकी है, इसलिए आप पार्ट 2 देखना ना भूलें, दोबारा आएँ और पार्ट 2 को जरूर देखें। इस तरह से पढ़ें, कोई भी टॉपिक, कोई भी बिंदु किसी भी सब्जेक्ट्स के आपका छूटने वाला नहीं है। आपको लगेगा ही नहीं कि हम क्या क्या पढ़ लिए, लेकिन सब कुछ आपको याद हो गया। आप खुद से पूछ के देखें, सब कुछ याद हो गया। बाकी आप टेस्ट लगाते रहें, पूरा इसका गारंटी है कि आप सबका जवाब दे पाएंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।